नमस्कार, समाचार एकांश के खास कार्यक्रम चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं हिमांशु सोनकर। हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि जल हमारे लिए, जल ही जीवन है और व्यक्ति बिना भोजन के तो रह सकता है, लेकिन जल के बिना उसका जीवन संभव नहीं है। ऐसे में आप पानी की अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो धरती का भूभाग है वो 71% में पानी में है, और जो वो हिस्सा है जो पीने लायक पानी हमारे पास है वो मात्र 3% ही पीने लायक पानी हमारे पास है। इसका अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने इसी से सब चीज़ों को देखते हुए एक आज योजना शुरुआत की है। केन और बेतवा नदी को जोड़ने की भी उसमें प्लानिंग है, इससे बुंदेलखंड के लोगों को खासतौर पर फायदा मिलेगा। और वर्ष 2018 में नीति आयोग की एक बैठक हुई थी, उसमें ये कहा गया था कि 2022-23 तक सभी देशवासियों को स्वच्छ जल पीने को मिलेगा। इसके अलावा भी कई और मॉड्यूल तैयार किए गए थे पानी को लेकर, स्वच्छ जल को लेकर के, जिस पे लगातार सरकार काम करती आई है। इन सालों में 2018 से लेकर अब तक जो प्रयास हुए हैं उन्हीं पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। अपने दो मेहमानों के साथ हम चर्चा की शुरुआत करने से पहले उनका परिचय आपसे कराना चाहेंगे। हमारे साथ में चर्चा में मौजूद रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार हैं आशीष मिश्रा जी, और साथ में रहेंगे फारूक रहमान खान जो कि रीजनल मैनेजर हैं वाटर एड के। फारूक भाई, मैं शुरुआत कार्यक्रम की आपसे करना चाहूँगा। आज सबसे पहले मैं यही समझना चाहूँगा कि जो स्थिति है वर्तमान में, खासतौर पर जल संरक्षण और उसके प्रबंधन को लेकर के जो स्थितियाँ हैं वो उसको किस तरह से देखते हैं। जो 2018 में नीति आयोग ने जो अपनी बातें कही थी 2022-23 तक लोगों को पानी, हर देशवासी को पानी मिले, इसमें कितना हम सफल हो पाए या कितना हम आगे बढ़ पाए हैं? फारूक, ये देखिए, एक तो ये है कि अगर आत्मनिर्भरता के मामले में अगर कहें तो देश पीने के पानी के मामले में जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जब शुरुआत हुई थी तभी जो है आत्मनिर्भर हो चुका था। 2015 की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें अगर जब बात हुई थी, दुनिया के सारे देशों ने माना था कि हम 2030 तक शुद्ध और स्वच्छ पेयजल जो है, सेफ वाटर जो है सबको इंश्योर कराएंगे, वाटर फॉर ऑल जी। उसी क्रम में भारत में भी यही प्रतिबद्धता जताई है। तो कहने को अगर देखेंगे तो हैंडपंप के जरिए जो है भारत के हर गांव में हर व्यक्ति को पानी उपलब्ध है। लेकिन उसके दो पहलू हैं। आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है कि जल जीवन मिशन के माध्यम से 2024 तक भारत के हर ग्रामीण क्षेत्र के हर घर को पीने का साफ, स्वच्छ और सुरक्षित जल जो है उपलब्ध कराएंगे। ये अपने आप में स्वागत योग्य एक कदम है कि अगर आप हैंडपंप के जरिए पानी सुलभ करा रहे हैं, लोगों को मिल रहा है, तो उसमें बहुत सारे संक्रमण की भी संभावनाएं रहती हैं। स्वच्छ जल में जब हम कह रहे हैं कि पाइप वाटर सप्लाई जो है, फंक्शनल टैप की बात हो रही है जल जीवन मिशन के तहत, तो ये अपने आप में एक बड़ा कदम है। उसके और भी पहलू हैं जिसमें शायद हम आगे अभी बात करेंगे आपसे। बिल्कुल, हमारे साथ चर्चा में आगे भी बढ़ते हैं आशीष मिश्रा के साथ। आशीष, आप किस तरह से देखते हैं खासतौर पर पानी की स्थिति को लेकर के, जिस तरह से बुंदेलखंड में विशेष तौर पर बात करना चाहूँगा आपसे कि बुंदेलखंड पे आपने काफ़ी काम भी किया है। बुंदेलखंड की स्थितियों को अभी मैं भी कुछ दिन पहले झांसी से लौटा तो मैंने एक ये देखा कि केन नदी को उसमें जोड़ दिया गया, जिससे झांसी में जो पानी की प्रॉब्लम थी वो लगभग दूर हो गई। तो ये केन और बेतवा की जो बात की जा रही है, जिस योजना का प्रधानमंत्री ने आज शुभारंभ किया है, उससे कितना फायदा होगा खासतौर पर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र वासियों को और मध्य प्रदेश के? ये देखिए, बिल्कुल फायदा होगा। आप बुंदेलखंड देखेंगे तो दो नदियां पैरेलल चलती हैं। एक तो केन नदी है जो बांदा गुजरती है, और बेतवा नदी। और आजकल आप देखेंगे तो केन में नदी में पानी थोड़ा कम रहता है और बेतवा में पानी ठीक रहता है जी। तो दोनों को, नदी को क्या लिंक कर दे रहे हैं, एक नहर जोड़ के हम उसको मतलब उसको नदी जोड़ना ना कह के उसको एक अच्छी भाषा में उसको एक लिंक कर दिया गया है कि पानी वहाँ से थोड़ा सा केन में आ जाया करेगा। तो उससे जो बुंदेलखंड और उधर का इलाका है उसको सिंचाई के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट का पानी मिल पाएगा। तो ये एक अच्छी योजना है। बुंदेलखंड में हमेशा से पानी का मतलब काफ़ी शॉर्टेज रही है, और लेकिन इसके साथ भी अगर आप देखेंगे बीते 3-4 सालों में वहाँ लोग जागरूक हुए हैं। लोग पानी बचाने के लिए लोग जागरूक हैं। आप कभी बुंदेलखंड जाइए, वहाँ देखिए कोई भी आपको रैली या कुछ भी ऐसा दिखेगा तो आपको एक घड़े रखे जाएंगे, घड़े में
पानी रखा रहेगा और आपको एक कंटेनर रहेगा, उससे डिबो के आप पानी पीजिए। मतलब जितना पानी के प्रति जो मोटिवेशन है बुंदेलखंड के लोगों का, एक बूंद पानी ना बहाने का, जो ये जागरूकता के कारण आया है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि वहाँ पर आपको जहाँ पे पानी की पूर्वांचल में तराई इलाकों में जहाँ पर पानी है वहाँ भले ही आपको तालाब सूखे दिख जाएंगे, लेकिन बुंदेलखंड में उन लोगों ने कोशिश की है लोगों ने कि वहाँ बारिश का पानी पूरा बचाया जाए, ताकि उसको खेतों के लिए, हमारे जो जानवर हैं उनके लिए काम आए। तो दो स्तर पे काम करने का जरूरत है और उस पर हो भी रहा है। एक तो जो वहाँ पर जितना पानी हमारे पास है उसको हम कितना कंजर्व कर रहे हैं, और दूसरा कि जो बारिश से पानी हमें मिल रहा है, जो आता है, उसको हम कितना बर्बाद होने से रोक रहे हैं। तो यही दो स्तर पर जब प्रयास की जरूरत है, और इसी को हम जितना अच्छी मजबूती से, जितना सख्ती से इस दोनों तरीकों को लागू कर पाएंगे, उतना ही हम पीने का पानी आम जनता को, सबको मुहैया करा पाएंगे। ये रास्ता केवल उसी जन संरक्षण के माध्यम से ही संभव हो सकता है। फारूक, आप किस तरह से इसको समझते हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि सरकारें ने बहुत काम किए थे। मैं 5 साल 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि यूपी में ही तालाब खोदे गए थे, बड़ी संख्या में तालाब खोदे गए थे। मनरेगा के तहत तालाबों को खोदा गया था सिर्फ पानी, वर्षा का पानी बचाने के लेकर के। उनकी स्थितियाँ अब क्या हैं? उस दिशा में अभी क्या किया जा रहा है? जबकि प्रधानमंत्री ने बात खुद कही कि ज़्यादा से ज़्यादा काम मनरेगा के थ्रू किया जाए जल संरक्षण की दिशा में। एक तो मनरेगा के तहत था, और दूसरा अगर आप देखेंगे तो एक खेत तालाब योजना थी। बहुत ये एक प्रयास अच्छा रहा है। लेकिन जो इसमें जो बाकी सभी योजनाओं के साथ जैसा कि होता है कि आप ये देखिएगा कि उसमें तकनीकी पक्ष पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया कि तालाब का इनलेट और आउटलेट क्या होना चाहिए। तो ज़्यादातर तालाबों के साथ समस्या ये हुई कि खोदने के लिए गड्ढे खोदे गए, उतना ही उसमें लोगों की ऊर्जा और संसाधन खर्च हुए, लेकिन ज़्यादातर तालाब जो हैं वो निष्प्रभावी रहे हैं रिचार्ज के तौर पे या पानी बचाने के तौर पर। तो बहुत सारे प्रयास अच्छे भी रहे हैं, अगर पुरानी रिपोर्ट्स को देखेंगे कि बहुत सारे तालाब चल रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर में ये भी समस्याएं आई हैं कि उनका जो सबसे बड़ी समस्या है कि पानी का जो आवागमन है कि तालाब में आएगा पानी कहाँ से, जो उसका इनलेट है और आउटलेट पानी वहाँ से निकलेगा ज़्यादा अगर होगा तो उसमें जो है थोड़ी समस्याएं रही हैं। अगर इस पक्ष पर भी ध्यान दिया जाएगा, और दूसरा जो है लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से उसका संरक्षण करें। जो भी तालाब जो हैं वो विभिन्न सरकारी योजनाओं में बन रहे हैं, चाहे सामुदायिक प्रयास से बन रहे हैं, चाहे पंचायतों के माध्यम से बन रहे हैं। तो जब तक जन समुदाय उसको ओन नहीं करेगा, तब तक जो है किसी भी तरह के प्रयास को सस्टेन करना, सतत बनाए रखना वो संभव नहीं है। तो सामाजिक जुड़ाव, लोगों का जुड़ाव और लोगों का की ओनरशिप जो है वो बहुत ज़रूरी है इसमें। ये तकनीकी रूप से जब तक सक्षम नहीं होंगे तब तक चीज़ों को पॉसिबल नहीं किया जा सकता है। जन संरक्षण के विषय में देख आशीष, कैसे क्या लापरवाही है? तकनीकी, प्रधानमंत्री ने भी आज ये बात कही है कि तकनीक के माध्यम से हम चीज़ों को ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, तकनीक के माध्यम से हम पानी को बचा सकते हैं, तकनीक के माध्यम से ही वाटर हार्वेस्टिंग का बढ़ावा दे करके भी हम जल संरक्षण बढ़ा सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग पे अगर हम बात करें तो किस तरह से यूपी में आप देखते हैं कि जो नई बिल्डिंगें बनती हैं, नियम तो हैं लेकिन शायद वो उतना प्रभावी नहीं दिखते। ऐसा क्यों है? नहीं, देखिए क्या है ना कि पहले लोग नियम बनाते हैं, लेकिन नियम में एक बहुत बड़ा एक क्लॉज होना चाहिए कि प्रशिक्षण का, जागरूकता का। भाई कोई भी नियम तभी लागू हो पाएगा जब उसके प्रति लोगों को जागरूक हो। लोग पहले, हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे बिल्डिंग में, अगर जो बिल्डिंग बन रही है या जो बन चुकी है उसमें हम कैसे पानी का संरक्षण कर सकते हैं। ये कोर्स में होना चाहिए। क्लास फर्स्ट से बच्चों को थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाना चाहिए कि हम कैसे पानी बचाएं। एक छोटा सा बच्चा वो 1 गिलास पानी को कैसे बचा सकता है, उसका कैसे अधिकतम उपयोग कर सकता है। तो जब वो धीरे धीरे, जैसे जो मॉरल टीचिंग है, इस तरह की टीचिंग है, ये चूंकि अब हम लोग के पाठ्यक्रम का हिस्सा धीरे धीरे बनते नहीं हैं, तो इस तरह की दिक्कतें सामने आती है कि हमें ये एक लंबा समय लेकर हमें इस पे एक दीर्घकालिक प्रयास करना पड़ेगा, और हर व्यक्ति को जागरूक हो कि वो जो पानी पी रहा है तो वो आधा पानी पीता है फिर उसको बहा देते हैं। तो इस तरह का ना हो। मैं एक आपको वाक्य बनाना चाहूँगा कि मैं अभी 2016 की बात है, गर्मी में पानी की पे स्टोरी करने में बुंदेलखंड जा रहा था। तो कानपुर से हमीरपुर हाईवे से मैं पहुंचा तो आसपास तालाब सब सूखे थे, उसका एक खन्ना टोल पड़ता है। तो उसको मैंने जब क्रॉस किया तो मैंने देखा कि पानी की भवक दिखाई पड़ी।
तो मुझे लगा कि इतना अभी सब लोग बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ, ये पानी कहाँ दिख रहा है? तो देखा एक तालाब में बिल्कुल पानी भरा हुआ था। तो मैंने फिर वहां से फिर मैं रुका, फिर मैंने उस खेत के मालिक को बुलाया, उसको बुलाया तो गया, लड़का लेके आया। मैंने कहा भैया तुम्हारे सब तालाब में सूखे में, लेकिन तुम्हारे तालाब में पानी कैसे है? हाँ। तो ये जागरूकता क्या है कि वो जागरूक था। खेत तालाब योजना जैसे अभी फारूक भाई ने बताया वो चल रही थी वहां पर, लेकिन लोगों को जागरूकता नहीं थी कि तालाब बनाए कैसे। लेकिन उस आदमी ने वो अध्ययन किया, सीखा कि हम आखिर खेत में किस जगह तालाब बनाए जिसमें पानी रुक सके। तो उसने देखा कि उसने कहा जहां पे स्लोप जिस साइड होता है उस साइड अगर हम तालाब बनाते हैं तो पानी खेत जो बारिश का पानी आता है वो उस तालाब में भरता है। तो उसने अपने खेत के एक कोने पर उसने तालाब बनाया और सारे खेत के आसपास तो पानी सूखा, तालाब जो बने थे वो सूख चुके थे, लेकिन उसमें लबालब पानी भरा था। लोग वहां पे कपड़े धुल रहे थे, मवेशी जो थे पानी पी रहे थे, और उसके खेत में भी सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी था। तो उसके बाद फिर हम और आगे बढ़े तो देखा जो किसान जागरूक थे उनके खेतों में पानी था, उनके पास तालाब थे। तो यही अंतर है एक की सोच में। तो हमें पहले एक वो सोच डेवलप करनी पड़ेगी, वो माहौल बनाना पड़ेगा कि इसको कोई भी वाटर कंजर्वेशन की योजना है तो उसको हमें कैसे लागू करना है। जब तक हम एक माहौल, एक सोच, एक तकनीकी पहलू पर ध्यान नहीं देंगे तब तक इसका सही मायनों में उस योजना को धरातल पर उतरना मुमकिन नहीं है, तो संभव नहीं दिखता। फारूक भाई, जैसे आशीष जी ने कहा कि इस तरह के चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि कानून अपनी जगह है, कानून होने भी चाहिए, वो ज़रूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि जन अवेयरनेस ज़्यादा ज़रूरी है, जन सहभागिता ज़्यादा ज़रूरी है, और उससे भी ज़रूरी है कि उनको अवेयर कैसे किया जाए। ये जो दिक्कत है इसको तो आप फेस करता ही होगा क्योंकि आप तो ग्राउंड पे ही काम करते हैं, तो इसको कैसे आप इरेडिकेट करने की कोशिश करें? बिल्कुल, किस तरह से लोग समझें ताकि उस दिक्कतों को इरेडिकेट किया जा सके? तो मैं आशीष भाई की बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ दरअसल कि तकनीकी पक्ष एक अपनी जगह है, लेकिन लोक ज्ञान जो है और लोगों का जो सामुदायिक ज्ञान जो है वो बहुत अहम है कि उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे लोगों को संवेदित कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं कि वो ज्ञान। देखिए, तालाब आज पहली बार नहीं बन रहे हैं, सदियों से बनते आए हैं, वही हमारा जल स्रोत रहे हैं मुख्य रूप से, और वही लोग बना रहे हैं जो किसी रुड़की IIT से पढ़े हुए नहीं थे लोग, उन लोगों ने ही बनाया था। तो ज्ञान मौजूद है, ज़रूरत है कि ऐसे लोगों को आगे लाकर और गांव में उस तरीके की जागरूकता ला सकें। समुदाय को अगर जोड़ें हम, ज़्यादातर होता है कि प्रोटोटाइप और डिज़ाइन जो है ऊपर से जो इंजीनियर्स हैं वो बना कर देते हैं कि यही बस है। लोकल जो सिचुएशन है, होती है, तो लोकल जो सिचुएशन है उसका ध्यान बिल्कुल नहीं रखा जाता है कि वहाँ पे ज्योग्राफिक सिचुएशन क्या है। DPR बनेगी तो उसकी एक कार्बन कॉपी 4 जगह बन जाएगी। उस पहलू पर ध्यान देना है कि स्थान विशेष पर किस तरह का डिज़ाइन, किस तरह की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और लोग जो हैं उसके बारे में बेहतर जानते हैं, जो वहाँ की उस परिस्थिति में है उनको बेहतर पता होता है, तो उनका जुड़ाव इस तरह के डिज़ाइन में बहुत ज़रूरी है। तो योजना बनाने से लेकर उसके संचालन तक बहुत अहम है कि लोगों को कैसे जोड़ा जाए उसमें किसी भी योजना के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि तकनीकी पक्ष जो होना चाहिए वो ज़्यादा खर्चीला ना हो। मैं आशीष, एक चीज़ आप जानते होंगे शायद, महेंद्र मोदी एक IPS हुआ करते थे अपने स्टेट में, उन्होंने भी काफ़ी मॉडल बनाए और उनके भी मॉडल काफ़ी सक्सेस रहे, काफ़ी सस्ते रहे, और उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया इस विषय पे, खास तौर पर जल संरक्षण को लेकर के। तो मुझे लगता है कि क्या इसी तरह की ज़रूरत है कि तकनीक सस्ती हो ताकि लोगों को आसानी हो, खासतौर पर जल संरक्षण के लिए। जो भी तकनीक सफल होती है वो सस्ती होती है, वो व्यवहारिक होती है। हम उसको गड़बड़ करने के लिए तकनीक को जो हम महंगी करते हैं तो वो व्यवहारिक नहीं होती, वो आम आदमी से दूर चली जाती है। तो जो भी तकनीकी वही सफल है जो सस्ती है, जो व्यवहारिक है, जो आम जन की है। और यही हमारे पुरखों की जो हमारे प्राचीन बूढ़े लोग हैं, उनकी यही तकनीक है। आप जाइए देखिए, महोबा में आप जाइए, हर इतने तालाब मिलेंगे, भरे हुए मिलेंगे, तो उसमें पानी है। लोगों ने उसको एक तरीके से बना रखा है कि हर खेत से एक नाली निकली हुई है, वो जाके उस तालाब में गिरती है, उसका स्लोप प्रॉपर है। तो प्राचीन काल में तो तालाब से ही पानी, कुएं से ही लोग पानी लेते थे, तो उनके पास कौन सी तकनीक थी? उनके पास उसमें तो IIT और ये रुड़की तो था नहीं। तो क्या है कि वो व्यवहारिक ज्ञान थे, वो प्रकृति से लोग सीखते थे और उसको अप्लाई करते थे। उसमें कई बार उनको उसके नेगेटिव, मतलब उसके नकारात्मक पहलू भी सामने आते थे, तो उसको खुद अपने स्थान के हिसाब से उसको दूर करते थे।
अब क्या होता है कि बुंदेलखंड की योजना है, लखनऊ में बैठ के बनती है, जो बनाते हैं लोग तो वो कभी जाते नहीं है उधर, उनको पता नहीं बुंदेलखंड में जो हर गांव की अपनी अलग अलग एक कैरेक्टर होता है, हर गांव के लोगों का कैरेक्टर अलग होता है, हर जगह का। भारत इतना यूपी इतना बड़ा प्रदेश है कि हर 50 किलोमीटर बाद चीजें बदल जाती हैं। बिल्कुल। तो उसको उस हिसाब से गांव की जब तक सहभागिता, लोकल स्तर पे सहभागिता जब तक नहीं होगी। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे बुंदेलखंड में, बांदा में मैंने इस बार स्टडी की है। बांदा में एक जखनी गांव है, तो वहाँ बहुत सूखा पड़ा रहता था कि पानी नहीं था, लोग वहाँ से प्लान कर रहे थे। तो फिर वहाँ से लोगों ने एक योजना शुरू की। उन्होंने क्या किया कि देखते बारिश तो होती थी जी, लेकिन बारिश का पानी बह जाता था, तो उन्होंने पहले तो खेतों में मेड़ बनाया, फिर मेड़ पे उन्होंने अरहर, नींबू इस सबके पेड़ लगाए शुरू कर दिए। तो उससे फायदा ये हुआ कि जो बारिश का पानी आया वो उसमें रुकना शुरू किया उसने। अब आश्चर्य करेंगे कि जो 70 फीट का पानी था महुआ ब्लॉक के जखनी गांव में, वो अब 45 फीट पे आ गया है। वहां पर मैं तो अभी वहां से घूम के आया हूँ, वहां पे मतलब इतनी हरियाली, गेहूं का फसल लोगों ने उगाई है। और सबसे खास बात है कि यूपी में एक गांव में सबसे ज्यादा बासमती चावल कहीं पैदा हुआ है तो वो वहां पैदा हुआ है, जखनी गांव में। ये सब रिकॉर्डेड है, सरकारी खरीद हुई है। तो क्या है कि उसमें लोग जागरूक थे, लोग सामने आए, लोगों ने अपने परस्पर विवाद छोड़कर प्रॉपर मेड़ बनाए, मेड़बंदी की, मेड़बंदी के बाद उस पर पेड़ लगा दिए और खेती करनी शुरू की। तो ये सरकारी स्तर पे देखिए बहुत बड़ा प्रयास ये करना है कि जो आपसी लोगों के छोटे छोटे डिस्प्यूट है मेड़ के, ये के, उसमें जो राजस्व के कर्मियों के कारण जो उसको लटका दिया जाता है बहुत लंबे समय तक डिस्प्यूट को, फिर बाद में वो बहुत बड़ा एक कोई विवाद का जन्म देता है, पहले उसको छोटे छोटे चीजों को दूर करना पड़ेगा। ये हर जगह है, ये शहरों में भी होता है। लोग आदमी घर में नाली बनाता है तो उसने वो नाली को क्या करते हैं कि बंद कर देते हैं, उसको लेके विवाद हो रहा होता है। तो ये छोटे छोटे विवादों को हल करने का भी एक व्यवहारिक तरीका निकालना पड़ेगा। उसके बाद जो है लोग इसके बारे में जागरूक होंगे, लोग परस्पर सौहार्द से आपस में जब पानी की कंजर्वेशन के लिए आगे आएंगे तभी ये कोई भी योजना सफल पाएगी। ठीक है। फारूक, एक अभी लॉकडाउन के दौरान मैंने देखा था, ये खबरें भी आई थी कि बाराबंकी में एक नदी थी कल्याणी नदी, और अयोध्या में एक नदी थी तमसा नदी, बरेली में भी इसी तरह एक नदी थी, और अभी आज की ही रिपोर्ट है जालौन में एक नूनू नदी है जिसे पुनरुज्जीवित किया गया है, और वो मनरेगा के माध्यम से ही हुआ है, ये संभव हो पाया। तो क्या इस तरह की चीज़ों को जो हम खो चुके थे उन्हें हम फिर से पुनर्जीवित करके चीज़ों को, जो जल संरक्षण की जो योजना है उसको हम सही तरह से धरातल पे उतार पाएंगे? नहीं, बिल्कुल। इस तरह के उदाहरण लगातार देखने को मिल रहे हैं, और ये बड़ा मतलब एक पॉजिटिव साइन है कि लोग, ना सिर्फ लोग बल्कि जो प्रशासन है, स्थानीय या जो प्रशासक हैं, वो लोग भी संवेदनशील हो रहे हैं इस तरह के प्रयासों को आगे ले जाने के लिए। फतेहपुर में भी ससुर खदेरी नदी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जिसको पुनर्जीवित किया गया। वो भी अपने आप में मतलब देश प्रदेश में उसको जाना जाता है एक प्रयास, जहाँ की न सिर्फ जिला प्रशासन बल्कि जो लोग थे स्थानीय, उन लोगों ने मिलकर और स्वयंसेवी संगठनों ने मिलकर एक बड़ा अभियान चलाया था और उसको किया। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे उदाहरण इस तरीके के मिल रहे हैं। अभी कुछ लोग उस तरीके का प्रयास सई नदी के लिए कर रहे हैं जो आपका मोहनलालगंज के साइड में है। दूसरा, कुकरैल को पुनर्जीवित करने की बात हो रही, वो भी एक नदी है जिसको नाला आज के समय में हम लोग समझते हैं, कहा जाता है, लेकिन वो भी दरअसल एक ट्रिब्यूटरी है गोमती नदी के लिए। तो ये प्रयास बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी इसलिए भी हैं कि हमें ये समझना होगा कि सरफेस वाटर या ग्राउंड वाटर जो है आइसोलेशन में नहीं है, उनका एक रिश्ता है आपस में। ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा तो हमारे जो जल स्रोत हैं, जो सरफेस वाटर के स्रोत हैं, वो उसमें भी पानी उतना ही बढ़ेगा, समृद्ध होगा। सिर्फ जो है हमारे पास ग्लेशियर से नदियों में जो भूजल है वो नहीं आता है, तालाबों में काफ़ी हद तक उसमें जो है ग्राउंड वाटर भी होता है। तो ये प्रयास जो हैं बहुत ज़रूरी हैं और लगातार होने चाहिए, क्योंकि अभी भूजल स्तर जो होता जा रहा है पूरे प्रदेश में अगर देखें तो चिंताजनक होती जा रही है उसकी स्थिति। डार्क जोन तेजी से बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं, और इसके बारे में अगर देखा जाए तो सरकारें भी अब संवेदनशील हैं। जो प्रयास हो रहे हैं जल शक्ति अभियान के माध्यम से या अटल भूजल योजना, ये उसी दिशा में एक कदम है सरकार का। लेकिन जहां सरकार जो है अपनी इच्छा शक्ति दिखा रही है, राजनीतिक इच्छा शक्ति जिसको बोलते हैं, जल संरक्षण की दिशा में,
लेकिन अब गेन जो है वो जो इम्प्लीमेंटर्स हैं, जो एग्जीक्यूटर्स हैं, जो लोग उसको अमली जामा पहनाने वाले हैं, उनके पाले में है कि वो कैसे इस चीज़ को सुचारू कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो योजनाएं बनी हैं वो वाकई में सिर्फ कागज़ पर ना रह जाएं, उसका लाभ लोगों को मिले और बदलाव जो है वो दिखे। नहीं, जन सहभागिता की जो बात है ना, उसमें कल्याणी नदी में तो यही रहा है कि उसको लोगों ने ही पुनर्जीवित किया। सरकार ने तो उसमें बाद में मनरेगा के थ्रू काम करके चीजें आगे बढ़ाई है। आशीष, ये नदियों को जो जोड़ने वाली बात थी, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री ने एक उनकी संकल्पना थी, उसको लेकर के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको, इन नदियों को अगर हम उस तरह से देखें तो ये क्या वही प्रक्रिया है कि आपस में नदियों को इसी तरह से जो नदी हमारी मर चुकी हैं उनको पुनर्जीवित करें वापस में, तभी इन नदियों को आपस में जोड़ा जा सकता है, तभी हम बरसात का पानी जो हमारा वेस्टेज हो जाता है, आपने देखा है यूपी में बहराइच, बलरामपुर और जो नेपाल से आने वाला पानी है, बड़ी संख्या में पानी आता है, बड़ी मात्रा में, वो हम नहीं बचा पाते हैं। क्या ये एक रास्ता हो सकता है? कई बार अभी बारिश आएगी तो आप देखेंगे कि घाघरा है, गंगा है, इसमें पानी बिल्कुल भरा होता है, बाढ़ आ जाती है, लेकिन वही बहुत सी नदियां हैं वो बिल्कुल सूखी रहती हैं। तो नदी जब जुड़ा रहेगा तो ये क्या पानी को एक रास्ता मिलेगा, पानी को जाने का एक रास्ता मिलेगा। जो हमारा पानी है जो बिना वेस्टेज जाके सागर में मिल जाता है, तो उससे हमारी और नदियां ट्रिब्यूटरी जो है वो उसमें पानी आएगा, तो उससे एक पूरा कैचमेंट एरिया, काफ़ी एक कैचमेंट एरिया बढ़ेगा। उसमें काफ़ी जगहों पर इस तरह की शॉर्टेज नहीं होगी। जैसे गंगा में पानी आया, अब 2 महीने को बाढ़ रही, उसके बाद देखिए बिल्कुल सूखा हो गया, नदियां सूखी हैं। तो ये कमियां होगी। फिर जो छोटे छोटे बांध बने हैं छोटी नदियों पर, जो पानी में बिना नहीं होने पर सूख जाते हैं, उनमें पानी भर जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी योजना है। इससे मतलब सिर्फ नदियों में ही पानी रहेगा, वो बांध भी बनेंगे। जो छोटी बांध देखेंगे, बुंदेलखंड जाएं या आप कई जगह जाइए तो बहुत सी छोटी छोटी नदियों पर, दसान नदी है, ऐसे नदी है, उस पर बांध बने हुए, तो उसमें जिसमें पानी बारिश ना होने के कारण पानी सड़ जाता है। अगर ये हम बारिश का पानी अगर हम नदी जोड़े रहे तो बाढ़ का पानी अगर हम डाइवर्ट कर दे तो बांध भी हमारे भरेंगे, और फिर वो आगे चल के 2-3-4 महीने बाद जब पानी की जरूरत होगी तो उससे हमें पानी मिल सकेगा। तो ये एक अच्छा प्रयास है कि पानी को हम इस तरह से व्यर्थ नहीं जाने दें। हर पानी की एक बूंद का एक उपयोग हो, उसका भी एक उससे भी एक नतीजा निकले कृषि में। बूंद, क्योंकि हाँ, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। मैं फारूक से एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा। फारूक भाई, हम यूपी में रह रहे हैं, हमें यहाँ पानी प्रचुर मात्रा में उतना है, लेकिन लोगों की आदत आजकल उस तरह की हो गई कि हाँ, हम पूरा गिलास पानी लेते हैं, आधा पीते हैं और आधा फेंक देते हैं। कार वॉशिंग करनी हो या गाड़ी वॉशिंग करनी, ये जो आदतें हैं ना हमारी, ये बहुत उस तरह की हो गई कि हाँ, इससे पानी वेस्टेज बहुत होता है। तो हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देंगे कि कैसे वो बूंद बूंद बचा करके सागर बना सकते हैं? बहुत ज़रूरी है ये जो आपने पॉइंट उठाया है कि ठीक है, एक सरकार की जिम्मेदारी है, निकायों की जिम्मेदारी है कि पेयजल जो है वो सुनिश्चित कराएं, लेकिन उतनी ही जिम्मेदारी जो है अगर जो आम नागरिक की भी है, जो उसके उपभोक्ता हैं, कि उसको समझने की ज़रूरत है कि ये हमारे पास जो है वो पीने का पानी या साफ़ पानी जो है, संसाधन जो है वो असीमित नहीं है, वो फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है, वो समाप्त होंगे अगर हम उनका दोहन करते रहेंगे यूं ही। बिल्कुल। एक बहुत बड़ा ये आंकड़े हैं कि आपका 1/3 जो पानी है वाटर सप्लाई में, वो लीकेज लॉस होता है। लीकेज लॉस उसमें हम कह रहे हैं कि जहाँ पर सिर्फ जो मेन पाइप में जो सप्लाई में लीकेज हो रहा है उसका, हम घरों में ध्यान नहीं देते कि हमारे नल टपक रहे हैं, हमारे जो बाथरूम के पाइप टपक रहे हैं, उसको ठीक कराना बड़ा मुश्किल होता है। और एक एक बूंद जो है अगर 1 मिनट 1 सेकंड में टपक रही कहीं से, तो हज़ारों लीटर पानी जो है हम खुद बर्बाद कर देते हैं। वो तो छोड़ दीजिए कि हम कार वॉश को देख सकते हैं और बाकी चीज़ों को देख सकते हैं, लॉन को धुल रहे हैं पानी से, लेकिन ये भी हमें देखना है कि लीकेज को हम कैसे कंट्रोल कर पाएँ। ये एक समस्या है और उसके व्यवहारिक पक्ष भी हैं कि लोगों का कहना है और हम लोग भी महसूस करते हैं कि अगर आप छोटे से काम के लिए किसी प्लम्बर को बुलाएंगे तो वो उतना ही पैसा चार्ज करेगा जितना फुल डे के लिए होता है। तो ये भी एक समस्या है कि लोग छोड़ देते हैं उसको कराना। ठीक है, ये ज़रूरी है कि बूंद बूंद पानी बचाया जा सके, जितना कम से कम इस्तेमाल हो वही इस्तेमाल किया जा सके, ताकि भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ियों को वो पानी मिल सके जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है। फिलहाल चर्चा में आप लोगों ने हिस्सा लिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल चर्चा में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात करेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।